अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। इस सिंबल को अब ध्यान के साथ देखिए। अब हम अखंड विद्या और इससे ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और सिंबल को समझने की कोशिश करेंगे। ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं जानता हूँ ये हजारों साल पुराना है। अब आ जाते हैं कि इस पिक्चर को ध्यान के साथ देखिए। ये स्वामी नित्यानंद जी ने लिखा है। जब बाबरी मस्जिद को 92 में गिराया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद ऑर्डर मिलने के बाद एएसआई ने इस जगह को खोदने के बाद ये सिंबल वहां से निकला था। अब वो सिंबल देखने के बाद ये लिखा गया था जन्मभूमि वालों ने कि इसमें 13 अंदर में लोटस हैं और 29 बाहर लोटस हैं। इससे 360 से कैसे निकाला गया था, यही एक सवाल है। और ये 800 साल पुराना कैसे किया गया था, और सबसे कि किसी ने भी इस विषय के बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया, किसी को भी समझ नहीं आई थी। और इसी विषय के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया और जर्नल में काफ़ी चर्चा हुई थी, मगर कोई भी इस सिंबल को नहीं समझ पाया था। मगर ये कहा गया था कि जहाँ पे मंदिर था, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। एनीवे, अब जब मेरा मानना है कि इस सिंबल में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, और जो चीज़ें एक लेखक ने, एक आर्टिस्ट ने इसके अंदर, जो मैथमेटिशियन ने छुपाई हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। शायद इसलिए मैं अखंड विद्या में एक वो स्टेप लेके आना चाहता हूँ ताकि दुनिया को इस किस्म की भाषा को समझना आ जाए। भारत ने ही जो भी आइडल्स बनाए हैं, उनमें बहुत बड़ा ज्ञान हर पिक्चर में था। कुदरत को समझने के लिए, कुदरत के मैथमेटिक्स को समझने का एक आधार था। वही चीज़ इसमें भी है। अब इसमें क्या डिवाइन मैथ्स है, कैसे है, हम आगे उसे समझने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले अखंड विद्या को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इस जो चीज़ मैंने कही है वही इस पिक्चर में है, वही एक मिस्ट्री है। और मैं जानता हूँ 5000 साल पहले स्थापता ब्राह्मणा जो महर्षि यज्ञवल्क्य जी ने लिखी थी, उसमें इसको कैसे बनाया जाता है भारत ने पहले ही दे दिया है। जैसे रोब लीजिए और स्क्रिप्चर लीजिए, बना जैसा मैं समझता हूँ कि अगर हम पुरानी भाषा को, डिवाइन मैथमेटिक्स को, वैदिक मैथमेटिक्स को, वो पुरानी परंपराओं को बच्चों को समझाएंगे, आज भी उनको ये ज्ञान आ जाएगा। मगर अफसोस के साथ कहना है कि जो एजुकेशन आज की है, जिसे पश्चिम की बनाई हुई तरीके से हम चल रहे हैं, उसमें सारा अज्ञान 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 ही है। उसे ही ठीक करने का प्रयत्न मेरा है। अब आ जाते हैं अखंड विद्या के 10 ऐसे पंच हिस्से। मैं समझता कि ताकि फिर जाके आप कुदरत को समझ सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको आगे कोई चीज़ समझ नहीं, कोई किताब ले लीजिए, चाहे वो महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, या बाइबल हो, या कुरान हो, या कुछ भी किताब हो, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या आर्टिकल हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक एक ही स्ट्रेच में समझने की कोशिश कीजिए। जब एक बार आप पढ़ेंगे तो आपका उसका सेंट्रल कंसेप्ट ही नज़र आएगा, इससे ज़्यादा आपको कोई समझ नहीं आएगी। जय मैं बचपन से ही जानता हूँ, आज भी जानता हूँ, और सबसे यही कहूँगा, पहले उसे पूरे कंसेप्ट को और वैल्यू को समझने की कोशिश करके पहले वही पढ़िए, उसके बाद दोबारा पढ़िए, जो उसे स्टडी कीजिए। जब आपको कोर कंसेप्ट समझ आ जाएगा, उसके बाद हर अक्षर को, शब्द को लेखक ने कैसे इस्तेमाल किया है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब वो शब्द आप पूरी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो पूरे मायने ही बदल जाते हैं। आज हम जितने भी वेद, उपनिषद या पुराण की जो ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, उसमें गलतियां ही मुझे नजर आती हैं। क्यों आती हैं? कि लोगों ने जिस तरीके से संस्कृत को समझा है, तो उससे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, या हिंदी में दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आती है। अगर आपको समझना तो सबसे पहले ऋग्वेद को समझिए, पूरा समझिए, उसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है, पहले वो समझेंगे। उसके बाद दोबारा समझे कौन कौन से शब्द में कैसे लिखा गया है,
फिर जाके आप वेद, ऋग्वेद या आयत्रीय उपनिषद को समझ पाएंगे। क्योंकि हर भाषा में 3 डेफिशिएंसीज हैं, 3 कमजोरियां हैं। सबसे बड़ी, जितने भी अक्षर हैं बहुत कम है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 26 ही है, जो संस्कृत है 52 है। मैं जानता हूँ संस्कृत दूसरों से अच्छी है, मगर इसको भी संपूर्ण करने के लिए हमें और भी ऐसे शब्द लाने पड़ेंगे जो हमारी सच्चाई को और भी अच्छे तरीके से हम दुनिया के सामने पेश कर सकें। वो पहला है अक्षरों के बारे में। उसके बाद जो शब्द अक्षरों से बने हैं उनके भी मतलब अलग अलग हो जाते हैं। एक शब्द को एक भाषा में एक तरीके से दिया जाता है, दूसरे दो, फिर आथर ने कहाँ से लिया है वही आ जाता है। वो आज मल्टी चॉइस क्वेश्चन में भी यही है कि हमारी, अगर एमसीक्यू में जाऊं तो मुझे 50% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कारण ये है क्योंकि इसकी जो भी सवाल है किस किताब से लिया है उसका जवाब भी उसी किताब से पढ़ा है। अगर मैंने वो किताब पढ़ी है तो मुझे लगेगा कि इसमें ये जवाब है, मगर हकीकत में वो गलत हो जाता है। अब इन सब को ठीक करने के लिए एक नई भाषा की ज़रूरत है। मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ है कि जो भी शब्द हैं उनके डबल मीनिंग हो जाते हैं, एम्बिग्यूटी ज़्यादा है, और कौन सा सत्य है कौन सा शब्द गलत है वही। आज भी मुझे बचपन से लेकर आज तक मुझसे लोग कहते हैं कि आप, मैं भाषाओं से खिलवाड़ करता हूँ। मैं खिलवाड़ नहीं करता हूँ, उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करता हूँ। तो उसे तर्क वितर्क करके एक नई चीज़ समझने के लिए मुझे बहुत चीज़ों को निकालना पड़ता है, और निकालने के बाद ही मैं दिव्यांग तक पहुँच पाया हूँ। ये 60 साल की प्रतिक्रिया एजुकेशन की है। मुझे दिव्यांग तक लेके आ जाइए, जो अपने आप में एक संपूर्ण है। जब तीसरा सवाल आ जाता है कि जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, जब ग्रेजुएशन पे जाते हैं उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जब आगे जाते हैं तो मास्टर की डिग्री करते हैं, जब मास्टर की डिग्री करते हैं उसको और भी एक्सपेंशन करने या समझने की कोशिश होती है। उसके लिए कोई भी एक किताब अपने आप में संपूर्ण नहीं है। एक मास्टर जो कर रहा है, एमएससी कर रहा है या एमए कर रहा है, उससे आशा की जाती है कि उस सब्जेक्ट की हर किस्म की किताब को पढ़ें, जाने, पहचाने और अपने आप एक अच्छा ज्ञान दुनिया को दें। ये तीसरा, स्कूल से, कॉलेज से मास्टर डिग्री तक वो हो जाता है। मास्टर करने के बाद आपका एक प्रयत्न होना चाहिए कि जो भी आपने सीखा है, जानना है, जाना है, उसके बाद आप टीचर बन जाइए। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी टीचर हैं वो एटलीस्ट मास्टर डिग्री के बाद ही टीचर बने। और जब हम टीचर बनते हैं, जब हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमें कितनी गलतियां हैं, और जितना हम ज़्यादा समझाने की कोशिश करें उतना ही हम आगे भी बढ़ते हैं। तो टीचिंग करना एक आवश्यक काम है एक स्टूडेंट का। अब मैं हूँ, बचपन से जो भी सीखता हूँ अपने दोस्तों को समझाता जाता हूँ और लिखता भी रहता हूँ, और टीचर के साथ भी उस पर डिस्कशन होती रहती है। ये चौथा स्टेप है, लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश, या अज्ञान से ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता तक ले जाने का एक प्रयत्न है। जब पांचवी सवाल आती है कि एमएससी के बाद हर इंसान को पीएचडी करनी पड़ती है, और मैं समझता जो पीएचडी करता है वो उस सब्जेक्ट को और भी समझ सकेगा, क्योंकि उसने हर गलती को निकालना है। और अंत में, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषा के बारे में या ज्ञान के बारे में जो भी इंसान रिसर्च कर रहा है उसे खुद सब्जेक्ट बनना चाहिए। अब मैंने जो पीएचडी की थी, मेरा एक अनुभव था सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग के बारे में, और कुंडलिनी को अंदर, चक्र और नाड़ियों को मैंने महसूस किया था। वो महसूस करने के बाद ही मैं पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर बना था। उसके बाद जो मैंने दुनिया को दिया है वो अपने आप में अजूबा है। अगर हम रिसर्च में खुद सब्जेक्ट नहीं हैं तो हम दुनिया को वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता नहीं दे सकते हैं। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो सेल्फ को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ज़्यादा उसको कंडेम करते हैं। और मैं आज ये जानता हूँ कि जितनी भी दुनिया की बढ़िया चीज़ें हैं वो हर इंसान ने खुद अपने आप में की हैं, अपना अनुभव ही दुनिया के सामने पेश किया है, जिसके आधार पे हम भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं सेल्फ एजुकेशन में खुद सब्जेक्ट बनकर उस पर रिसर्च करने से एक सत्य अच्छे तरीके से आ जाता है। ये पांचवा स्टेप है पीएचडी के लेवल तक। अब पीएचडी मैंने कर ली है, अब आगे जाते हैं कि अब मुझे सिनॉप्सिस देना है।
अब सिनॉप्सिस में जो स्टेप है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं, उसे एक ही पेज में मुझे दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। अगर मैं पूरी पीएचडी को एक पेज में A4 साइज में दुनिया के सामने पेश करता हूं, वो सिनॉप्सिस एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में महान होना चाहिए, मगर मुझसे पूरा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता उसी में नजर आनी चाहिए। इतना आप सीख ले हैं तो समझिए आप एक अच्छे लैंग्वेज को समझ पाते हैं। उसके बाद 7th स्टेप पे जाइए, आप थीसिस लिखते हैं। थीसिस लिखने के बाद आप पीएचडी के लिए देते हैं और उस थीसिस में आप हर चीज़ को देते हैं। अगर देखें तो थीसिस में 10 किस्म के मेन ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, जिसमें रिव्यू और लिटरेचर है और एनालिसिस करना है, मेथोडोलॉजी है और सब्जेक्ट है, वो सारे सर के टन। अगर आप ठीक तरीके से, पूरे तरीके से अनुभव के आधार पर करेंगे, वो थीसिस अपने आप में महान है। अब मेरा जो पीएचडी का थीसिस था, छोटा थीसिस था, 100 पेजेस का है, मगर हाईली कमेंडेबल है, ओरिजिनल है और दुनिया की नई नई चीज़ें दुनिया के सामने पेश करने का एक सौभाग्य मुझे मिल गया था। मैंने पीएचडी डिग्री के लिए नहीं की थी, एक अपने अनुभव को समझकर साइंटिफिक तरीके से एवेल्युएट करने का एक प्रयत्न था, वो अपने आप में महान है। अब आ जाते हैं कि 7 लेवल तक हर इंसान कर सकता है, ये किसी के लिए मुश्किल नहीं है। ये पीएचडी तक और उसके बाद लेके पब्लिकेशन यहाँ तक कि सब है, उसके आगे कोई नहीं जाता है। मगर मैं आपको 3 स्टेप और ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 8वां स्टेप है कि वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अगर आपका पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल डिज़ाइन में आ जाना चाहिए। और मेरा मानना है जो साइंसेस हैं उनकी जो माता है वो मैथमेटिक्स है, जो कुदरत की भाषा है वो भी मैथमेटिक्स है। और हर चीज़ को समझना है तो आपको मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक कि मैथमेटिक्स में एक चीज़ उभर के नहीं आती है, तब तक आपकी रिसर्च संपूर्ण नहीं, आपका ज्ञान, विज्ञान, अखंडता, संपूर्णता तक नहीं आता है। और मेरे अपने जीवन का अनुभव इसी तरीके से चलते चलते मैंने दुनिया को दिव्यांग दिया है, द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015। और इस नीचे वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, 22/21, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, 0.34 थर्ड इज मैचुरेशन है, और इक्वल नंबर वो दिखा रहे हैं जिसमें मोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ गोल्डन रेशियो जो कुदरत के तरीके से है, उसको मैं दुनिया को पहली बार इसमें दे रहा हूँ फ्रॉम 2015। उससे पहले किसी को भी इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। तो उसके आधार पे जो भी हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या रिसर्चर हो, सारे के सारे का आधार ही गलत है। नोबेल लॉरियट्स भी गलत हैं। इतने महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन 100 ईयर के यही कहा गया था कि इनका काम भी गलत है, और 3 लोगों को उसमें डाला गया था। तो नोबेल लॉरियट की भी कोई वैल्यू नहीं बनती है, क्योंकि उनका काम भी अधूरा है, संपूर्णता नहीं है। और मैं जानता हूँ कि अखंड दिव्यांग के आधार पे, अखंड योग, अखंड विद्या, अखंड सूत्र के आधार से अगर हम नई जो चीज़ें लोगों को बढ़ाएंगे, उसमें वो अखंडता आ जाएगी। यही मेरी कोशिश है कि हमें पूरे तरीके से अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। मैं वही चीज़ अपने माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुश्किल काम है, मगर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि नॉर्मल लेवल है कि सिंबॉलिक जो मैथमेटिक्स है उसे आपको सिंबल में बदलना है। आप इस मैथमेटिक्स को देख लीजिए, जो 22/21 है, आप पिक्चर में, नीचे की पिक्चर में देखिए, जो बाहर का ऑर्बिट है वो 22/21 का ही है। और उसमें देख लेंगे ऊपर से नीचे तक 22 है, साइड में 21 ही है बस। मगर उसके सेंटर में देख लीजिए तो आप 5 पेंटागन के 10 देख रहे हैं, जो 10 स्टेज डेवलपमेंट है वही दिखाने की कोशिश। मगर अगर सेंटर में चले जाएंगे तो आप 5 टेट्रागान देख रहे हैं, जो 0.3441 है। अगर आप पहला फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, और थर्ड इज मैचुरेशन, तो ये तीनों मिला के ही संपूर्ण नंबर उभर के आता है। यही कुदरत ने इस्तेमाल करके दुनिया में अखंडता है। मैं वही चीज़ इतिहास में पहली बार दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि दुनिया का एजुकेशन सिस्टम संपूर्ण हो, अखंड हो। जब 10वां स्टेप है, मैं हर स्टूडेंट से आशा करता हूँ कि आप मैथमेटिक्स को समझिए,
फिजिक्स को समझिए, केमिस्ट्री को समझिए, मेडिकल साइंसेस को समझिए, सारे 64 आर्ट्स एंड साइंसेस को समझने के बाद आप उस चीज़ के हॉरिजेंटल वाइडनिंग और वर्टिकल हाइटनिंग से करके 100% देखने के बाद उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। अगर हर की घर की चीज़ आप खुद कर सकते हैं तो फिर ही आपको ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी अखंड हैं, नहीं तो नहीं है। अगर एक एक चीज़ के लिए आपको दूसरे को लेना पड़ेगा तो फिर अपने आप में एक मानव संपूर्ण नहीं है। और मैं समझता कि हर मानव में संपूर्णता की क्षमता पूरी है। मैं वही दिखाने की कोशिश, अब ये 10 स्टेजेस के आधार पे आप आ गए हैं कि मैं लैंग्वेज को किस तरीके से देखता हूं, तो उसमें मैथमेटिक्स भी होना, सिंबल भी हो, अखंडता भी होनी चाहिए। आप इसी पिक्चर को ध्यान में रखते ही हम उसी पिक्चर के पास आ जाते हैं। आप इसमें मैं 13 और 29 की बात नहीं कर रहा हूं। आप इस पिक्चर को ध्यान में देखिए कि सेंटर के डॉट को देखिए, एक ही डॉट है, इनर वन सर्कल अलोन। उसको शायद किसी ने नोट भी नहीं किया था, मगर ये वन डॉट क्या चीज दिखाती है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए कि मैं डॉट को सूर्य भगवान समझता हूं, सोर्स समझता हूं। डॉट है जिसके आधार पे सूर्य मंडल बना हुआ है। तो जो सूरज को समझ लेगा वही सृष्टि को समझ सकता है। आज भी मैं मानता हूं कि मेरा जो ज्ञान है, गुरु जो है वो सूर्य भगवान है। मैं अपने जीवन को सूर्य भगवान की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद इसलिए मुझ में कोई कमी नहीं है। और यही चाणक्य उपनिषद में लिखा है, यही दूसरी किताब में है, यही वेद में है, उपनिषद में, हर स्क्रिप्चर में यही है कि हमारा सबसे ज़्यादा आसान ज्ञान जो हम प्रत्यक्ष बाहर देखते हैं वो सूर्य भगवान ही हैं। मैं इतना ही जानता हूं। और दूसरी चीज उसके बाद जो उभर के आती है वो इस बृहद अरण्य उपनिषद जो महर्षि यज्ञवल्क्य ने लिखा था। अब इस श्लोक में उन्होंने ये बता दिया है कि यही पूर्ण है, वही पूर्ण है, पूर्णता से पूर्णता जो निकलती है, उसमें उन्होंने शून्य का जिक्र किया हुआ है कि शून्य ही सब है। तो जो डॉट है वो शून्य भी है। और ये आर्यभट्ट ने इन्वेंट नहीं किया है, इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है और उपनिषद में भी है और पुराणों में है। जो शून्य को समझ लेगा, अनुभव कर लेगा, वही है। और मैंने भी शून्य का अंदर भी और शून्य का बाहर भी अनुभव किया है, मैं दिखा चुका हूँ। अगर जिसे पूर्णम पूर्णम अधा कहा जाता तो मैं उसे संपूर्ण अखंडता, खंडता से अखंडता की तरफ जाना भी उसी का हिस्सा है। अब आ जाते हैं कि इसमें एवोल्यूशन जीरो की है, तो जीरो में ही जो इसमें नीचे लिखा है, संस्कृत में इसे शून्य कहा जाता है, वहीं से शुरुआत हुई है। बाकी सारे नंबर जीरो से ही निकले हैं, वो भी मैं आगे एक एक करके समझाने वाला हूं। अब सवाल दूसरा आ जाता है। अब जीरो सेंटर के बाद 3 सर्कल्स हैं। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुदरत एक चीज है उसे जब फर्दर अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें, एक देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसे आप देखते हैं तो उसमें 7 हिस्से होंगे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो एक है, डॉट है, शून्य है, वो सूर्य है। हर ऑब्जेक्ट वैसे ही है, हर हिस्सा वैसा है, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसके 7 हिस्से हैं। यही चीज इसमें दूसरी दिखाई गई है। जब दूसरी बात आ जाती है, अगर हम सन को लेते हैं तो उसमें 7 हॉर्सेस वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी में भी 7 हिस्से हैं, 7 हेवंस हैं। वो एक एक चरके अगर आप समझ आ जाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। आप देख लीजिए, हम भूमि की तरफ आते हैं तो हमारा शास्त्र भी यह कहता है कि भूमि के भी 7 हिस्से हैं। जैसे अताल है, विताल है, सुताल है, ताराताल है, रसताल है, महाताल और पताल। जिस 7 के 7 ही हमारे शास्त्रों में साफ शब्दों में लिखा है। उसी चीज़ को इंग्लिश में मैथमेटिक्स के माध्यम से, जब फिजिक्स केमिस्ट्री के माध्यम से कैसे साइंस ने देखा है, वो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ। अब इसमें ये नजर आ जाता है कि भूमि के भी 7 हिस्से हैं। अब आ जाते हैं अंतरिक्ष की तरफ। अगर अंतरिक्ष की तरफ देखें तो इस चीज में भी आप देखें, इसके भी 7 हिस्से हैं, 5 लेयर्स हैं और बीच में आयोस्फीयर है।
और आयनोस्फीयर की 2 लेयर ही अपने आप में कुदरत हैं। जो आयनोस्फीयर को समझ लेगा वो शूमैन रेजोनेंस को समझ सकता है। उसमें भी 7 ही हिस्से हैं, ये भी मैं अपनी किताबों में दिखा रहा। 7 भूमि के हैं, भूर के हैं, 7 भूवा के हैं। जब आगे चलते हैं 7 हेवनली एटम्स है, जो 7 हैं वो सन है, मून है, मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, वेसन है, सन। ये 7 जो हेवनली नाम है, ये 7 के 7 डे इसी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। शायद पूरी दुनिया में 7 इन्हीं 7 चीज़ों से साथ पूरी दुनिया में देखा गया है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि ये 7 चीज़ें पूरी दुनिया का हर इंसान जो भूमि पे है वो आसानी से चलता हुआ देखता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो भी ज्ञान मैं दुनिया के सामने पेश करने की एक छोटी कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, वही है। जो 7 और 7 और 7 अपने आप में 21 बन जाते हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सोलर सिस्टम है या सूर्य मंडल है, उसके 21 हिस्से हैं, यही उपनिषद कहते हैं। मगर जब आपको उसके बाहर जाना है तो आपको 27 स्टेप लेना पड़ता है। शायद वही ज्ञान मैं इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। 22/21 आप में वही एक ज्ञान है, बस इतना ही। तो आप समझ लीजिए कि उसमें कैसे जो सेंटर में यही है कि सूर्य भगवान है, उसमें भूमि है, उसमें अंतरिक्ष है, उसी में हेवंस है, उसी में मून भी है। अब आगे चलते हैं कि अब इसी के आधार पे मैंने ये दिखा रहा हूं कि ये 7 दिन है, 7 डेज है, जिसमें सन और मून में एक एक राशि है, बाकी के दो दो राशि हैं। इसमें भी कितना कूट ज्ञान है, जिसमें वेस्ट और ईस्ट दोनों एक ही ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कि हम आगे ले जाएंगे। ये फाइबोनाची सीक्वेंस है जो इस चीज़ में नज़र आती है, मगर उसकी शुरुआत 0 से ही है। उसके बाद 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8, 13, 20, 34। इस पिक्चर को आप ध्यान में रखिए। और इसको जो बनाया गया था वो भारत ने ही दुनिया को दिया है, ये फाइबोनाची ने नहीं किया है। 1202 में फाइबोनाची ने ये लिखा था कि यही एक सीक्वेंस है, मगर इसका आधार भारत से ही आया है और भारत ने इसको हजारों साल पहले ही दुनिया को अच्छे तरीके से दिया है। इसमें एक मिश्रण है, मिश्र च है, वो भी मैं दिखा चुका हूँ, आगे और भी दिखाने की कोशिश कर। इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए अब हम 13 और 29 की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिए, जिसमें 13 हैं तो इसमें फाइबोनाची के 2 नंबर हैं। जो 13 है वो 5 और 8 है। 5 और 8 अपने आप में दिव्यांग रेखा है। यही दिव्यांग की पहचान है। ये शायद प्रत्यक्ष तरीके से आप फाइबोनाची सीक्वेंस में देखते हैं, वो चीज़ ही अंदर में 13 है, वो 13 अलग नहीं है, 5 + 8 है। ये ज्ञान वो दिखा रहे हैं कि अगर आप सीक्वेंस की तरफ जाएंगे तो 5 और 8, अगर आज हम पिक्चर की भी एनलार्ज करते हैं तो जो फोटो बनाई जाती है, जो पिक्चर है 5 × 8 इंचेस ही है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सूर्य की सबसे खूबसूरत चीज़ है, ये दुनिया भी जानती है। तो 13 एक्चुअली 5 और 8 का संतुलन है। अब आगे जाते हैं तो 23 की बात, 29 की जो बात है, वो जो अगर आप फाइबोनाची सीक्वेंस में चले जाएंगे तो 3, 5, 8 और 13 वही सीक्वेंस है, जिन्हें पुट टुगेदर करते थे 29 बन जाता है। मगर वो 29 में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो अब आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। अब इसमें देख लीजिए, जो मून है, जो अर्थ के आगे पीछे चल रहा है, उसका हर महीना 29.5 डेज है। शायद इसलिए 29 + 5 2 डेज, अगर 12 आप डालें, उसमें अगर आप 11 और ऐड करेंगे तो आपको सूर्य कैलेंडर बन जाएगा। मून कैलेंडर के इतने ही दिन हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। शायद ये चीज़ वो दिखाने की कर, अगर आपको ल्यूनर कैलेंडर को जानना है तो 29.52 डेज हैं। ये कम और ज़्यादा नहीं है। मैं उसके आधार पे आप हर कैलेंडर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ल्यूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर समझ आ जाएगी तो आपको शास्त्र अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं, इसके आधार पे ही मैंने दुनिया को परफेक्ट ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है।
आज तक जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है। उसमें अगर आप देखें तो ये लिखा था एक पीरियाडिक टेबल 5 दिन का है और पॉलिफ्रेशन 8 दिन का है, फिर ओवुलेशन और 13 दिन का एक्सक्रीशन है। 5, 8 और 13 में वही चीज़ है जो मैं दिखा रहा, मगर हकीकत में सत्य ये है कि जो 5 दिन से पहले ही पीरियाडिक शुरू हो जाता है वो 3 दिन पहले शुरू होता है। वो 3 दिन में क्या होता है शायद किसी ने इसका वर्णन भी नहीं किया, इसलिए समझाया नहीं। तो मैं उसको भी दुनिया में पहला मेडिकल डॉक्टर हूँ जो इसको दुनिया में चैलेंज करके दिखा रहा हूँ कि आपने समझा ही नहीं है। अगर समझना है, जो 3 दिन पहले जो हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में, ओवरी में और यूट्रस में कौन सी चीज़ें हैं मैं वो दिखा रहा हूँ, और साइकोलॉजिकली कौन सी हैं शायद वो सब ने मिस किया है। उसके बाद 5 दिन आ जाते हैं, उसके बाद प्रोलिफरेशन के 8 दिन में जे प्रोलिफरेशन के 3 है, 3, 5 और 8, 16 दिन बन जाते हैं। उसके बाद ओवुलेशन होती है। उसके बाद जो आगे के 13 दिन हैं वो 13 नहीं है, 8 और 5 हैं, क्योंकि 8 दिन के अंदर प्रेगनेंसी होके अडॉप्ट हो जाएगी तो तब तक प्रोजेस्टेरोन बनता रहता है। अगर नहीं होता है तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो अगली स्टेज है वो 5 दिन के लिए अल्बिकैन बन जाती है। शायद दुनिया ने इस चीज़ को भी नहीं समझा है। शायद ये सौभाग्य मुझे मिला है इस माध्यम से कि ये सिंबल में यही चीज़ वो जिसने भी बनाया है, मुझे अफसोस के साथ है कि इस खूबी को किसी ने भी उस पिक्चर में नहीं देखा है। बस यही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। अब आके सारे के सारे ज्ञान को मैंने इसमें डाल दिया है, और मैं समझता हूँ जो इसको समझ लेगा वो आगे और भी चल। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये समझ लेंगे, अगर अखंड विद्या समझ जाएंगे, आप ज्ञान की वो परिभाषा दुनिया को देंगे जिसके आधार पे कुदरत ने जो बनाया है वो आपके पास समझ आ जाए। अब इसी को हम आगे आगे एक एक करके समझाने की कोशिश करें ताकि दुनिया इसी को ज्ञान मान के वो पढ़े जिसमें कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि आज समय इतना अच्छा है कि हमारे पास इक्विपमेंट इतने बढ़िया हैं और हर इंसान पूरी दुनिया में मुफ्त में ये ज्ञान ले सकता है, और वो संतुलन आ जाए उसके लिए आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े स्कूलों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ भी कुछ भी नहीं है। मैं गांव से आता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ तक पहुँचा हूँ, मगर वो जो मल्टी कॉर्नर आईबी स्कूल, जे क्रो, जो करोड़ों का पैसे खर्च करते हैं, उनके पास इस किस्म की एबीसी भी नहीं है। अगर समझना है तो हम सबको, हर स्टूडेंट को पूरी दुनिया में अखंडता देनी चाहिए। उसके लिए ही मेरा काम उस तरफ जा रहा है। इसलिए ये एजुकेशन का सिंबल जो हिंदी में बता रहा हूँ मैं, ताकि लोगों को समझ आए कि शुरुआत हमें ऐसे करनी है। अपने आप में वो नेति नेति ला के दुनिया को वो ज्ञान देना है जो आज तक किसी नहीं मिला है। मैं समझता आज के इतने ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।